हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। देखिए स्कीम क्या है। ये डायरेक्ट टैक्स स्कीम है जो अनाउंस की गई है बजट 2020 में। ये कहती है स्कीम कि अगर आप जो भी टैक्स पेयर हैं और आपका कोई डिस्प्यूट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो आपके लिए स्कीम ऑफर करती है कि जितना भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो सब आपका माफ कर दिया जाएगा अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं, अपना डिस्प्यूट जो है पे कर देते हैं 31 जनवरी 2020 से पहले। तो आपके जितने भी इंटरेस्ट और पेनल्टीज है वो सब माफ हो जाएंगे। बस आप टैक्स अमाउंट पे कीजिए और आपके जो केसेस हैं वो सब जो है फाइनल कर दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के? देखिए स्कीम बनाने का ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि जितने भी हमारे पेंडिंग लिटिगेशन है उनकी नंबरिंग को कम किया जा सके और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो टाइमली जनरेट हो जाए, टैक्स पेयर्स को भी हेल्प हो जाए। इतने डिस्प्यूट्स उनके जो टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ चल रहे हैं उन सब से जो है उन्हें भी छुटकारा मिले। साथ ही साथ जितनी भी इंटरेस्ट पेनल्टीज की जो पेमेंट्स है हैवी, जिनसे वो चाहते हैं कि वो उन्हें पे ना करनी पड़े, साथ ही प्रोसिक्यूशन से भी बचना चाहते हैं, तो ये स्कीम उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विच अपील्स आर कवर्ड, कि कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। तो देखिए अगर आप एक पर्सन है, आपने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील डाली हुई है कि आपको जो है नोटिस आया, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या किया, अपील किया और वो पेंडिंग है 31 जनवरी 2020 को। जी हाँ, स्पेसिफाइड डेट इज 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है आपकी अपील या पेटिशंस, तो ही आप एप्लीकेबल हैं इस स्कीम के लिए। अब अपील्स जो है वो डिफरेंट अपीलेट फॉर्म्स हैं, उसमें जो है पेंडिंग हो सकती है, जिसे अब हम डिटेल में करते हैं। जैसे कि आपकी अपील पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास या ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही रिट पेटिशंस हैं आपके पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए रिट पेटिशन यानी कि ऐसा आपने जो है आपने हाई कोर्ट में अपने लोअर कोर्ट में आए हुए ऑर्डर के अगेंस्ट जो है फाइल किया है। और ऐसे स्पेशल ली पेटिशंस यानी स्पेशल परमिशन लेके आपने पेटिशन किया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस भी अगर आपके हैं तो आप जो है इस स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। रिट पेटिशन की हो, स्पेशल पेटिशन की हो, इनके सब केसेस आपके एप्लीकेबल हैं। अभी कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस, मान लीजिए आप कहते हैं कि 31 जनवरी 2020 तक अपील पेंडिंग होनी चाहिए। अब 31 जनवरी से पहले असेसमेंट ऑर्डर आ गया और जो है टैक्स पेयर वो एग्री नहीं है, उन्होंने अपील करनी है उसके अगेंस्ट, लेकिन अभी टाइम है अपील करने का। 31 जनवरी के बाद भी वो अपील कर सकते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि 31 जनवरी से पहले उन्हें अपील कर दी लेकिन अभी तक वहां से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई है। तो इन दोनों केसेस में क्या वो पर्सन इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक उसकी अपील पेंडिंग नहीं है। देन दे आर अलाउइंग कि यस वो केसेस भी जिनकी अभी डेट है 31 जनवरी के बाद भी वो अपील कर सकते हैं, वो करने जा रहे हैं। और या फिर वो अपील कर चुके हैं पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस भी जो है एप्लीकेबल हैं इस स्कीम के लिए, बेनिफिट के लिए। साथ ही ये कहते हैं कि मान लीजिए कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड अगर कोई असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट ऑर्डर पास करता है जिसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का। तो अगर आपने उसमें अप्लाई कर रखा है, आपकी अपील उसमें पेंडिंग है, तो क्या ऐसे केसेस भी जो हैं वो इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल है? देन ऑफ कोर्स यस। अब लेकिन अब डीआरपी यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल से जो है ऑर्डर पास हो चुका है, वो असेसिंग ऑफिसर के पास आ चुका है, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्डर पास करना है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या ये जो केस है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? दे आर आल्सो कवर्ड, यस।
अब क्वेश्चन आता है कि जो केसेस होते हैं हमारे सेक्शन 264 में 264 में आते हैं हमारे रिवीजन एप्लीकेशंस। देखिए रिवीजन एप्लीकेशंस ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को लगता है कि जो असेसिंग ऑफिसर उन्होंने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो सही नहीं किया, उनको रिवाइज करना चाहते हैं। साथ ही अगर टैक्स पेयर को भी लगता है कि वो ऑर्डर सही तरीके से पास नहीं हुआ है तो रिवाइज करवाना चाहता है, तो वो रिवीजन एप्लीकेशन डालता है सेक्शन 264 में। तो इस तरह के केसेस अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो है असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जो ऑर्डर था आपको मिला, तो उसके अगेंस्ट आपने अपील कर दिया हायर अथॉरिटी में। अब हायर अथॉरिटी ने क्या किया, वापस असेसिंग ऑफिसर को आपकी फाइल भेज दी और उसको कुछ डायरेक्शंस दे दी कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो आपका असेसमेंट करें। तो आपकी फाइल क्या है, ऊपर से नीचे घूम रही है, तो आप चाहते हैं कि आप अपने डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर दें स्कीम के अंदर, तो यस यू आर आल्सो एप्लीकेबल, आप कर सकते हैं। अब एक केस आता है, जैसे मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, उन्होंने आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, उनका कंसलेशन में है, मेडिएशन में, इस तरह में उनका केस पेंडिंग है, तो वो भी क्या एप्लीकेबल हैं। तो आर्बिट्रेशन, कंसलेशन, मेडिएशन, देखिए एक तरह के ये पर्सनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल्स हैं जो कोर्ट के बाहर जो है जुडिशियल डिसीजंस देते हैं। अगर दो पार्टीज चाहती हैं कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती, कोर्ट में जाने से एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही अपने हिसाब से आपको डेट नहीं मिलता है, पैसे की भी बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो आप ये चाहते हैं कि इनमें से किसी एक प्रोसेस से आप अपना डिसीजन जो है जुडिशियल डिसीजन करवा लें। तो आप इस तरह के अगर केस आपके इनके पास ही पेंडिंग है तो इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो भी आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब एक आता है वेवर एप्लीकेशन। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेवर एप्लीकेशन एंड अपील, क्योंकि अपील्स जो पेंडिंग्स हैं वो ही इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वेवर एप्लीकेशन क्या होता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट जो है आप पे लग के आया, बहुत हैवी है, आपने क्या किया, मुझे इंटरेस्ट जो है कम करवाना है, आपने क्या किया, वेवर एप्लीकेशन डाल दिया उसके अगेंस्ट। तो इस तरह का जो केस है वो विवाद विश्वास में जो है एक्सेप्टेड नहीं है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और केस आता है कि मान लीजिए असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आया, जो असेसमेंट ऑर्डर आपका पास हुआ उसमें बहुत से इश्यूज थे और हर इश्यू का एक अलग अलग अमाउंट था, तो टोटल के अगेंस्ट आपने क्या अपील कर दिया। अब अपील में वो सब इश्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो, एकदम से स्कीम का आपको पता चलता है, आप कहते हो कि यार कुछ इश्यूज जो हैं वो तो मेरे फेवरेबल हैं, लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली लग रहा है कि विद इंटरेस्ट उन्हें पेनल्टी पे ना करने पड़ जाए। तो आप क्या सोचते हो कि जो है पिक कर लूँ इसमें से वो वाले इश्यूज जिनमें मुझे डाउट है, उनका डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर दूँ, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच जाऊँ, और बाकी जो मेरे फेवरेबल हैं उनको मैं छोड़ दूँ। एंड दैट इज नॉट अलाउड। Appellant must choose to settle all issues and then only he would be eligible to file declaration. Picking and choosing जो issues हैं वो allowed नहीं है। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई केस AAR के पास पेंडिंग है तो क्या वो केसेस अलाउड हैं। देखिए वो केसेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ ही ये कहा गया कि अगर AAR ने ऑर्डर पास कर दिया है और उसमें आपकी टोटल इनकम डिटरमाइंड हो चुकी है और उसके अगेंस्ट आपने अपील की है तो वो अपील केसेस जो हैं वो अलाउड हैं इस स्कीम के लिए। फिर उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि AAR जो है उसने हैज़ गिवन अ रूलिंग दैट देयर एग्जिस्ट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने जो है डिसाइड कर दिया कि एक जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया में है, और फिर AO के ऊपर छोड़ दिया कि नॉट जो AO ने है अभी तक डिटरमाइन जो है अमाउंट नहीं किया है। तो इस तरह में अभी आप उलझे हुए हो कि AAR ने क्या किया, डायरेक्शंस दे दी हैं लेकिन AO ने अभी तक फाइनल नहीं किया है, तब भी आप जो है इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। देयर शुड बी असेस्ड इनकम, यानी कि AAR ने जो ऑर्डर पास किया वो फाइनल आपका डिस्प्यूटेड टैक्स बताता हो तभी आप एप्लीकेबल हैं। उसके अगेंस्ट अगर आपने अपील कर रखी हो, अपील पेंडिंग हो, तभी आप एप्लीकेबल हैं अपने जो है इस स्कीम के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ द डिस्प्यूटेड डिमांड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैज बीन पेड बाय द अपीलेंट व्हाइल बीइंग इन अपील। वेरी इंटरेस्टिंग।
अब 31 जनवरी तक कहा गया कि अपील जो है पेंडिंग होनी चाहिए। अब अपील पेंडिंग है एक पर्सन की, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपील तो मैंने की हुई है, लेकिन अगेंस्ट जिस ऑर्डर की है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जितना टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी फी था वो सब मैंने पे भी कर दिया है। तो क्या अब मैं इस स्कीम को जो अप्लाई करूं, लेकिन मैं तो पे कर चुका हूं, तो मेरा मतलब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरी तो अपील अभी भी पेंडिंग है 31 जनवरी को। तो कहते हैं आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद जो आपका कंप्यूट होगा, अगर वो कम हुआ जो आपने पे किया, डेफिनेटली कम होगा कि अगर आपने इंटरेस्ट पेनल्टी पे किया है तो वो आपको फिर रिफंड हो जाएगा। लेकिन उस रिफंड अमाउंट पे आपको कोई भी किसी भी तरह का सेक्शन 244A में जो इंटरेस्ट मिलता है रिफंडेबल अमाउंट पे, वो आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है, कैन द बेनिफिट्स ऑफ द विवाद से विश्वास बी अवेल्ड इफ अ सर्च एंड सीजर और एक्शन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द टैक्स पेयर? द आंसर इज यस। सीजर केसेस में अगर आपका असेसमेंट हुआ है, उसके अगेंस्ट आपका अपील है, तो डेफिनेटली आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अमाउंट जो है ना 5 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका 7 असेसमेंट हो गया सर्च एंड सीजर में, जिसमें से 4 असेसमेंट्स जो है ना आपके 5 करोड़ से नीचे वाले हैं और 3 जो हैं आपके 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं। तो आप एप्लीकेबल हैं सिर्फ 4 असेसमेंट्स के लिए इस स्कीम में जा सकते हैं। Then declaration can be filed for 4 assessments where disputed tax is 5 crore rupees or less in each year. Okay. Next question is, if a writ has been filed against a notice issued under section 148. सेक्शन 148 में नोटिस आ गया भाई। इसमें कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन के एस्केप्ड इनकम या कंसील्ड इनकम पाई जाती है इन फ्यूचर, तो एओ को राइट होता है कि वो आपको नोटिस भेज के आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। और आपको ये लगता है कि क्लैरिफिकेशन बिल्कुल गलत मांगी गई है, बिल्कुल मतलब आपसे डिमांड गलत ही की गई है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या है उठ के जाते हैं हायर अथॉरिटीज में और कोर्ट में अपील कर देते हैं। अब आपकी होगी अपील पेंडिंग, आप जो है आप डरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं तो स्कीम में जाकर जो है ना फाइनल फुल एंड फाइनल करूं, कोई और डिमांड जो है एक्स्ट्रा ना कर ली जाए या कुछ और जो है आपके चिट्ठे ना खुल जाएं, तो आप चाहते हैं कि मैं स्कीम में जाऊं और डिस्प्यूटेड टैक्स पे करके इस नोटिस को खत्म करूं, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द असेसी वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर विवाद से विश्वास एज देयर इज नो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अगेंस्ट द सेड नोटिस। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि no assessment order has been passed consequent to that section 148 notice, then will such case be eligible? That answer is no, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम तो हुआ नहीं, डिस्प्यूट टैक्स तो आपको फाइनल पता ही नहीं है, तो आप क्या अपील करके भी इस स्कीम में क्या आप भरने जा रहे हैं। Will delay in deposit of TDS TCS be also covered? Yes, TDS TCS इसका पेंडिंग जितना भी डिस्प्यूटेड आपका है वो भी आप इसमें जो है स्कीम में पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कुछ ये क्वेश्चन है कि TDS TCS टाइम पे ना भरने के कारण जो इतना हैवी मुझ पे इंटरेस्ट लिवाए हुआ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो हुआ, उसके अगेंस्ट जो मैंने अपील की है, क्या वो केसेस जो है विवाद से विश्वास में मेरे लिए कोई बेनिफिट है? देन यस, आपके लिए बेनिफिट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप जो है इसके बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसी अपील्स भी जो सिर्फ इंटरेस्ट फीस पेनल्टीज के लिए भी की जाती हैं, से बचने के लिए की जाती हैं, तो वो भी विवाद से विश्वास में आपके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कम्युनिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इस तरह के भी कवर है? द आंसर इज नो, ओनली इनकम टैक्स आर कवर्ड। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन को क्या हुआ कि एक असेसमेंट ईयर में 143(3) सेक्शन के अंदर जो है नोटिस आ गया, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील कर दी ट्रिब्यूनल में। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनको फिर से 147 के अंदर सेम असेसमेंट ईयर के लिए आ गया नोटिस, और उन्होंने क्या किया, फिर से अपील किया, लेकिन वो अपील किया CIT में। अब दो अपील हो गई, उनका डबल जो है अलग अलग उनका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट चल रहा है। तो अब वो किस तरह से जो है स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, स्कीम का किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं? द आंसर इज कि वो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एक अपील, वो चाहे तो 2 अपील, यानी कि दोनों में से एक या दोनों के लिए ही डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एक ही डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1, और उसमें वो जो है क्लियर करेंगे कि भाई मैं जो है कौन सी अपील के अगेंस्ट ये और कैसे कितना टोटल अमाउंट जो है
डिस्प्यूटेड टैक्स का फाइल जो है डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि जब वो दोनों अपील्स के अगेंस्ट डिक्लेरेशन देंगे तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स होगा ना वो इन दोनों का टोटल यानी कि एग्रीगेट होगा इन दोनों अपील्स का। Next question is that in that case of an assessee prosecution has been initiated and is pending in court. अब देखिए in short अगर सिर्फ नोटिस फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशूड विदाउट प्रोसिक्यूशन बीइंग इंस्टीट्यूटेड, अभी प्रोसिक्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ है लेकिन नोटिस जो है वो भी इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन आया है तो वो पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, द assessor is not eligible to file declaration for that assessment year under विवाद से विश्वास unless the prosecution is compounded before filing the declaration। देखिए अगर प्रोसिक्यूशन से बच गए वो, देखिए प्रोसिक्यूशन कई ऐसे होते हैं कि अगर फाइन नहीं दे सकते तो प्रोसिक्यूशन है, तो फाइन अगर वो दे देते हैं और प्रोसिक्यूशन से बच जाते हैं तो वो स्कीम के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। Next question is what amount of tax is required to be paid if an assessee wants to avail the benefit of the विवाद से विश्वास। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि अभी हमें ये पता चल गया कि स्कीम में क्या है, किस तरह से है, कौन एप्लीकेबल है कौन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब हमने पे कितना करना है। देखिए कहते हैं कि अगर आप 31 जनवरी से पहले पे करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है 100% दे दो जितना डिस्प्यूटेड टैक्स है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं कोई पेनल्टी नहीं, भूल जाओ। और 125% दे दो चुपचाप, अगर आपका सर्सीजर का केस था डिस्प्यूटेड टैक्स का 25% में वो इंटरेस्ट पेनल्टी लगा लेंगे, अगर आपकी इससे ज़्यादा की है तो उसको आप भूल जाइए, हमें सिर्फ 125% दे दीजिए इन द केस ऑफ सर्च। लेकिन अगर एक पर्सन ने कहा कि सर्चेंस के केसेस में जो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स है उस पर जो इंटरेस्ट पेनल्टी लगकर मेरा टोटल अमाउंट 125% नहीं बनता है, तो उन्हें कहा गया कि ठीक है जितना बनता है आप उतना दे दीजिए। अब वो केसेस देखिए जिसमें क्या है कि आपने डिस्प्यूटेड है आपके पेनल्टी इंटरेस्ट फीस, अब पेनल्टी इंटरेस्ट फीस के जो अमाउंट हैं आपने उनके लिए अपील की हुई है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो कम कीजिए या वो हटा दीजिए। तो ऐसे अपील्स जो आपने किए हुए हैं, ऐसे केसेस जब आप इस स्कीम में जाएंगे तो ये गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ एक काम कीजिए, आप 25% चुपचाप हमें पे कर दीजिए और बाकी 75% जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा, केस ख़त्म। 25% दीजिए और ख़त्म कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर 31 दिसंबर के बाद अगर आप आते हैं स्कीम में तो देखिए आपको पे करना पड़ेगा 110%, यानी 10% लग गई आपके ऊपर पेनल्टी। 125 की जगह हो गया आपका 135% और आपका अब देना पड़ेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी और फीस के अमाउंट पे 30%। जब डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करता है, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट जो है अपील करता है, रिट एसएलपी करता है, तो इस केस में क्या, तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है अगर आपको ऊपर जो केस किया गया आपके अगेंस्ट जो केस किया है डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड की है, अगर आप छुटकारा चाहते हैं ना तो आप क्या कीजिए, आपसे जितना मांग रहा है ना उसको 50% दे दीजिए और सर्च का केसेस है तो 62.5% दे दीजिए और सिर्फ पेनल्टी इंटरेस्ट और फीसेस का अमाउंट है वाले केसेस हैं तो उस पर सिर्फ 12.5% दे दीजिए और बाकी सब माफ आपका। ग्रेट, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम निकाली है। अब क्वेश्चन आया है कि इन केस पेमेंट इज मेड आफ्टर 31 दिसंबर 2020। देखिए अगर 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आप पे करते हैं तो 50 की जगह 55%, 62.5 की जगह 67.5% और आपका 15% बन जाता है ऑन पेनल्टी इंटरेस्ट एंड फीस। अब प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। अब हमें इस स्कीम का पता चल चुका है, हमें कितना पे करना है हमें ये भी पता चल चुका है, लेकिन अब प्रोसेस क्या है। देखिए प्रोसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर्म नंबर 1 डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फाइल करना है, वो जाएगा डीए एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी क्या करेगी, 15 दिन के अंदर रिसीविंग के वो जो है सर्टिफिकेट इशू करेगी, आपका टैक्स एरिया है जो उसे कंप्यूट करेगी। अगर वो आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेगी 15 डेज के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट लेने के पेमेंट करनी है
और आपको उसका इंटीमेशन देना है। अब इंटीमेशन रिसीव होने के बाद जो है आपका जो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर देगा कि डिक्लेरेंट ने जो है जितना भी अमाउंट था वो पे कर दिया और आपका केस हो जाएगा क्लोज। साथ ही आपको इंटीमेट ये भी करना होता है कि जो भी अपील्स आपने कर रखी थी वो भी, जो पेंडिंग अपील्स थी वो भी आपने विड्रॉ कर लिया है। पर यहाँ पे एक सजेशन है, जब भी आप अपील विड्रॉ करें तो वेट कीजिए अपने सर्टिफिकेट के आने का। अगर सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट कैलकुलेट होके आता है, कंप्यूट होके आता है, इफ यू आर एग्री देन दो काम एक साथ कीजिए, पेमेंट का भी और अपील विड्रॉ करने का भी, और इंटीमेशन दे दीजिए। अब आते हैं कि नो अपीलेट फॉर्म और आर्बिट्रेटर, कंसलेटर, मेडिएटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये है कि अगर आप ये फाइल कर देते हैं, मतलब आप जो है इस स्कीम के अंतर्गत आपने बेनिफिट ले लिया, आपने पे तो कर दिया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपने जो है गलत पे कर दिया, आपको तो जो है बेनिफिट की जगह लॉस हो गया है, तो आप इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। कोई आर्बिट्रेटर, कंसलेटर, मेडिएटर जो है वो भी नहीं, अपील वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, रिवाइज भी नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो भी जो है वो भी कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं, वो भी जो टैक्स एरियर वो कंप्यूट करेंगे। अब कौन से पर्सन्स जो हैं एक्सक्लूड किए गए हैं, देखिए फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट हो, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, या फिर आपका ट्रांजेक्शनल सिक्योरिटी एक्ट, इस तरह के जो एक्ट बने हुए हैं, अगर इनके अगेंस्ट कोई पर्सन काम करता है, उसके अगेंस्ट कोई पनिशबल ऑफेंस है, या फिर वो कोई डिफॉल्टर है इन एक्ट के अंतर्गत, तो वो पर्सन जो है इस स्कीम के लिए एक्सक्लूडेड है, वो स्कीम के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस जो हमारी वीडियो की उसकी समरी ये है कि आज हमने इस वीडियो में बात करी कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उस पर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, उसमें कितना पे करना होगा, किस तरह से पे करना होगा, क्या प्रोसेस है पे करने की, कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू के बारे में भी हमने बात की, कुछ अदर रिलेटेड पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए। तो ये थे हमारे विवाद से विश्वास टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।